इसका पूरे का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a। अब बताओ व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट। अब इसका एफबीडी बनाते हैं। सर mg प्लस ma। तो एफबीडी बनाओगे तो ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, और ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन है a। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स, तो n माइनस एम जी हो गया रिजल्टेंट फोर्स, शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो n बन जाएगा m g प्लस a। तो देखो, तो नॉर्मल फोर्स इज अ ग्रेटर देन एम जी, राइट। ये तुम कब फील करते हो, कभी ये फील किया है, बताओ कहाँ फील किया है ये। नॉर्मल फोर्स तुमको हैवी कब फील होता है, व्हेन यू आर इन लिफ्ट एंड लिफ्ट इज गोइंग अप। जब लिफ्ट ऊपर जाती है हैवी फील होता है। तो ये वो वाला केस है। इसी को अगर मैं ये कर दूं कि ये जो पूरा सिस्टम है ना नीचे आ रहा है, और सपोज एक्सेलरेशन है a, सो व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स नाउ। हाँ सर भाई, mg माइनस ma। तो सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे, हम शॉर्टकट नहीं मारेंगे भाई, पूरा लिखेंगे एन एम जी, यू आर कमिंग डाउन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, नीचे का फोर्स बड़ा है तो एम जी माइनस एन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एन का वैल्यू क्या बन जाएगा, एम जी माइनस से। ठीक है, तो अब तुमको नॉर्मल फोर्स फील हो रहा है कम, लेस देन एम जी। ये कब होता है, जब तुम्हारा लिफ्ट है ना नीचे आता है। ठीक है, और यही चीजों को तुम फील करते हो, जैसे कि कभी इसमें गए हो ना रोलर कोस्टर वगैरह में, जो अपने एस्ट्रल वर्ल्ड वगैरह की जो राइड्स होती हैं। तो व्हेन यू आर गोइंग अप तो तुमको बहुत अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, बिकॉज नॉर्मल फोर्स इज देयर। बट व्हेन यू आर कमिंग डाउन ऐसा लगता है कि हम लोग उस सरफेस से अलग होने वाले हैं, राइट। तो वो यस। इसलिए, क्योंकि जब तुम नीचे आ रहे हो देखो तो नॉर्मल फोर्स तुम्हारा कम हो गया है, और नॉर्मल फोर्स जितना कम होता है हमको लगता है कि हमारा सरफेस के साथ में कांटेक्ट बहुत कम है। नॉर्मल फोर्स अगर ज्यादा है मतलब कि सरफेस बहुत ज्यादा हमको प्रेशर कर रही है, मतलब वो कांटेक्ट में है। तो ये हमारे पास है सरफेस के और नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये तो अपने हॉरिजॉन्टल वाले में हो गए। चलो एक दो एग्जांपल भी करते हैं, तुमको अभी थोड़ा सा और आइडिया होगा। तो पहले एक एग्जांपल स्ट्रिंग वाला तुमको याद होना चाहिए। तुमको याद है हमने किया था एग्जांपल, एक ब्लॉक है M1, इसको स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है, एक ब्लॉक M2 इसको स्ट्रिंग से अटैच किया, एक ब्लॉक M3, और यहां से मैंने F फोर्स लगाया। तो हमने किस टाइप से सॉल्व किया था बताओ, ये सर हम पहले जो क्वेश्चंस करते थे उसमें नॉर्मल फोर्स नेग्लेक्ट क्यों करते थे? नहीं, हमने कभी इग्नोर नहीं किया। सर इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन में उसको, हाँ, तो इंक्लाइन प्लेन में हम हमेशा उस चीज में इंटरेस्टेड रहते थे ना, लाइन ऑफ मोशन में। अब बताओ मुझे, इस क्वेश्चन को अगर तुम कर रहे हो तो इसके अंदर तुम एफबीडी में क्या बनाते थे, तुम कहते थे इस पॉइंट पे क्या लग रहा है T1, इस पे क्या लग रहा है, यहाँ की तरफ T1, यहाँ की तरफ T2, और यहाँ की तरफ T2। आई नो दैट माई लाइन ऑफ मोशन इज हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल में क्यों फालतू में बनाना है मुझे, जब उसका कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए मैं इग्नोर कर देता था। ठीक है ना, अगर यहाँ पे हाँ mg सर। बनाऊंगा, बताओ मैं m1 के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, T1 इक्वल टू m1 इंटू उसका एक्सेलरेशन। हाँ तो सर। जब मुझे पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैं वर्टिकल में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लगाया था कंस्ट्रेंट, कि हमने पहले ब्लॉक को पुल किया, पहला ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से अटैच था, उसने उसको पुल किया, दूसरा ब्लॉक तो वो थर्ड वाले ब्लॉक से कनेक्टेड था, उसने उसको ही पुल किया। बट M1 को एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, फोर्स या फिर कहते टेंशन, टेंशन सर। टेंशन। टेंशन। ठीक है ना, क्योंकि कंस्ट्रेंट था, क्योंकि वो इसको छोड़ के नहीं जा सकता था, उसने इसको बांधा हुआ था, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। तो इसी टाइप से अगर मैं इस वाले के अंदर अगर तुमको बोलो, सपोज हमारे पास ये तीन ब्लॉक है, M1, M2,
M3, ठीक है। और मैं इसको यहां से धक्का मार रहा हूं, मैंने फोर्स लगा दिया F, ठीक। तो बताओ तीनों ब्लॉक ने कहाँ जाएंगे, कौन से डायरेक्शन में? तो राइट हैंड साइड। हॉरिजॉन्टल। भाई यहाँ पे जाएंगे ना, ये हमारे पास में है लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। अब बताओ क्या लाइन ऑफ मोशन को जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है उसका कोई इंटरफेरेंस आएगा? नहीं, नो सर। क्योंकि interference कैसे आएगा उसका? अगर तुम इसका एफबीडी बनाओगे, मैं M1 का एफबीडी बनाते हैं चलो, तो M1 के ऊपर यहाँ पे mg लग रहा है, एक यहाँ वाली जो सरफेस है ये इसके ऊपर लगा देगी फोर्स N1, सर और आप वो हाँ प्रीवियस एग्जांपल एक बार समझा सकते हैं? मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। कौन सा स्ट्रिंग वाला? वो जो तीन M1 M2 M3 वाला सर। हाँ हाँ स्ट्रिंग वाला ना ये। यस। तो ये तो हमने किया हुआ क्वेश्चन है ना, हमने क्या बोला था कि अगर मैंने 3 ब्लॉक को अटैच किया हुआ है तो तीनों ब्लॉक एक साथ जाएंगे और उन तीनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा, राइट। और फिर हमने एफबीडी बनाई इनके कि इसके ऊपर एक यहाँ लग रहा है टेंशन, इसके ऊपर पीछे लग रहा है, इसके ऊपर हमारे पास में एक ही स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो उसी का सेकंड वर्जन ये आ गया कि हमारे पास में देयर आर 3 ब्लॉक्स विच आर केप्ट टुगेदर, ठीक है। और हमने इस वाले ब्लॉक को ना पुश किया है M से, तो तीनों ब्लॉक आगे जाएंगे। भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि M2 रुका हुआ है और M1 चल रहा है, कैसे आएगा? उसके अंदर नहीं घुस जाएगा वो। तो फंडा तो ये हो गया कि तीनों ब्लॉक जो है वो एक साथ में आगे जाएंगे और तीनों का एक्सेलरेशन भी इक्वल होना पड़ेगा, मानते हो? यस सर। यस, इक्वल होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक ही लाइन में जाना है सबको। तो अब देखते हैं कौन कौन से फोर्स लेके जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि M3 को आगे लेके जाने के लिए कौन सा फोर्स कहते हैं वो है रिस्पॉन्सिबल है, बताओ। सेकंड ब्लॉक का नॉर्मल फोर्स। M2 ब्लॉक जो नॉर्मल लगाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखो ना ये हमने बना दिया इनके बीच का कांटेक्ट वाला सरफेस, ठीक है। तो M2 इसके ऊपर यहाँ की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसको मैंने बोला N, ठीक है। और M3 इसके ऊपर यहाँ की तरफ लगाएगा N। एक्शन रिएक्शन पेयर, M2 ने M3 पे लगाया और मैं M3 ने अपने N2 पे लगाया, ठीक है। ओके, अब इसकी बात करते हैं, ये वाला जो सरफेस है M1 और M2 के बीच में जो सरफेस है, यहाँ क्या होगा बताओ? M1 जो है M2 पे फोर्स लगाएगा और M2 M1 पे वो इसके ऊपर लगाएगा। सपोज उसको हमने बोल दिया N डैश, तो M2 कहाँ लगाएगा? M1 पे पीछे की तरफ, N डैश, एक्शन रिएक्शन। यस सर। और तीनों का एक्सेलरेशन सेम होना पड़ेगा बिकॉज ऑल आर केप्ट टुगेदर। तो अब मुझे बताओ इनका एफबीडी बनाते हैं अलग अलग। पहले मैंने इसका एफबीडी बनाया, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं M1 पे? नंबर ऑफ फोर्सेस बताओ। देखो नंबर ऑफ फोर्स है 4, mg भी तो लग रहा है ना। और जो है नीचे वाली वो लाइन ऑफ मोशन के लिए तो हम इग्नोर कर सकते हैं ना उसे। हाँ, तो अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ फोर्स तो 4 फोर्सेस, बट हमारे काम के कितने फोर्स हैं? ओनली 2। एक फोर्स यहां की तरफ लग रहा है F, ठीक है। और ये वाला जो M2 ने इसके ऊपर लगाया, M2 ने कहां की तरफ लगाया? लेफ्ट साइड में, जिसको मैंने बोल दिया N डैश, ठीक है। अब यहां पे इसका एफबीडी बनाते हैं दूसरे का, ये मैंने बनाया M2 पे कितने फोर्स लग रहे हैं? देखो M2 पे M1 ने तो कहां की तरफ लगाया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया है ना, तो ये तो लगा दिया N डैश, ठीक है। लेकिन जो M3 है उसने कहां की तरफ लगाया? M3 ने लेफ्ट हैंड साइड में लगा, और वो मेरे पास में है N। बस इतने फोर्स हैं अलोंग द लाइन ऑफ मोशन। और आगे आते हैं, अब इसका एफबीडी बनाया हमने M3 का, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ही फोर्स लग रहा है जो कि
M2 ने लगाया है कहते राइट हैंड साइड में। अब देखो ये वाला N और ये वाला N ये कैसे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है ना। और अगर सर यहाँ M3 कोई फोर्स नहीं लगाएगा पीछे? हाँ लगाएगा ना, उसने लगाया ना, देखो ये वाला पर्पल वाला M2 पे भाई, इसीलिए तो मैंने लिखा ना एक्शन रिएक्शन। ये जो है ये क्या बन गया, एक्शन रिएक्शन पेयर बन गए, है ना, कि M1 ने M2 पे लगाया, M1 ने अब लगाते हैं कंस्ट्रेंट कि अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी a होगा और इसका भी a होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएंगे, f माइनस एन डैश इक्वल टू M1a। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, n डैश माइनस एन इक्वल टू M2a। थर्ड वाले के लिए उसके पास तो एक ही फोर्स लग रहा है, n इक्वल टू M3a। we have 3 equations, 3 variables, right? तुम्हारा हो जाएंगे सॉल्व, n है, n डैश है और a है बस। सर Right? इसमें वेज कंस्ट्रेंट का कौन सा इक्वेशन है? कंस्ट्रेंट यही था कि वो दोनों कांटेक्ट में है, ओके। ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर एक वेज एक यहाँ रखा हुआ है ब्लॉक, ठीक सर है। मुझे एक डाउट, हाँ बोलो। ये कौन है? अगर जो फोर्स है वो उतना ज्यादा नहीं है, लाइक F माइनस N1 जीरो नहीं है तो जीरो है, तो क्या होगा? बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता ना, बताओ कैसे होगा जीरो। अगर तुम बोल रहे हो कि F माइनस एन डैश लाइक की सर वैल्यू अगर अपने इतना जीरो हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो, तो मैं ये बोल रही थी कि अगर फोर्स जो है उतना नहीं है कि वो हिला सके ये बॉडीज को, तो क्या होगा वैसे? अरे नहीं नहीं, तुम बताओ ना, उस फोर्स को अपोज है ना कौन करेगा। हॉरिजॉन्टल में स्मूथ सरफेस है ना, अगर तुमने थोड़ा सा भी फोर्स लगा दिया तो वो आगे जाएगा ही। सपोज ये मेरे पास में एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे मैंने अर्थ को रखा हुआ है, अर्थ सपोज इसका मास है 10 की पावर 10 kg, फाइन। तुम यहाँ खड़ी हो, तुमने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया 1 न्यूटन का, बताओ कि क्या अर्थ हिलेगी, बताओ। नो सर। अबे हिलेगी क्यों नहीं हिलेगी, बताओ। इसका एफबीडी बनाओ अर्थ का, हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्स लग रहे हैं, हाँ बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। तो 1/10 की पावर 10, तो 10 की पावर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, कम होगा लेकिन होगा तो ना। अरे कौन है ये, अगर मैं आइडियल केस की बात करूं तो एक्सेलरेशन तो होना पड़ेगा ना बेटा, चाहे वो कम हो जाए। तो यहां भी अगर तुम्हारे फोर्स की वैल्यू बहुत कम है तो एक्सेलरेशन तुम्हारा बहुत कम होगा, लेकिन होगा तो। अब जैसे यहाँ पे करो, तुम एक काम करो, इन तीनों इक्वेशन को मतलब कि ऐड कर दो, तो क्या 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 आएगा तुम्हारे पास में, बताओ क्या एक्सेलरेशन, बताओ तो। M1 प्लस M2 प्लस M3। भाई इन तीनों को ऐड कर दोगे तो एन डैश कैंसिल, तुम्हारे पास बन जाएगा F इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। तो ए का वैल्यू आएगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। F की वैल्यू अगर बहुत कम है तो एक्सेलरेशन बहुत कम आएगा, लेकिन आना ही पड़ेगा क्योंकि सिस्टम पे रिजल्टेंट फोर्स है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर किसी सिस्टम पे रिजल्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन होना पड़ेगा, कंपलसरी है, वो चाहे कम हो या ज्यादा हो, उससे हमको मतलब नहीं। ओके सर, ठीक यही है, डाउट। हाँ तो ये देखो ना, तुम अगर मतलब कि अर्थ पे फोर्स लगाओगे, अर्थ का एक्सेलरेशन होगा, चाहे होगा बहुत कम होगा बट होगा तो। ओके सर, ठीक है, हाँ
चलो मुझे अब मैं एक क्वेश्चन करके बताओ। सपोज देयर आर 2 ब्लॉक्स, एक M1 है एक M2 है, तुमने इसके ऊपर फोर्स लगाया F, तुमको पूछा फाइंड रेशियो ऑफ M1 एंड M2, मतलब कि तुमको निकालना है M1/M2 निकालना है, सच दैट नॉर्मल बिटवीन M1 एंड M2, M1 और M2 के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लगने वाला है कहां पे लगेगा, ये वाली सरफेस पे, ब्लैक वाली पे, ठीक है, इज F/3। चलो सॉल्व करो। Sir, 2:1. 2:1। Sir, 2:1. ओके, बाकी लोग? Yes, sir. 2:2. Yes, sir. चिन्मयी, माइक ऑन करो बेटा अपना एक बार। सर वही आंसर। अबे चिन्मयी कहाँ है? चिन्मयी और ये आरना, माइक ऑन करो अपना। तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, तुमको इतनी बार आवाज दिया फिर भी। Sir, 2:1 नहीं आ रहा है। 2:1? Yes, sir. 2:1. Yes, sir. हाँ सर। गुड। देखो, तो क्वेश्चन कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता ना, मतलब, लेकिन तुमको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। उसने बोला है कि नॉर्मल फोर्स इज F/3, तो FBD बनाओ। ये हमारे पास में M1, इसके ऊपर यहाँ कितना लग रहा है F, नॉर्मल फोर्स M2 कहाँ की तरफ लगाएगा, यहाँ की तरफ लगाएगा ना, वो कितना हो गया F/3। अब इसका FBD बनाओ, इसके ऊपर तो एक ही फोर्स लगेगा F/3, ये मास M2, ये M1। अगर दोनों कांटेक्ट में है दैट मींस एक्सेलरेशन हैज टू बी सेम, एक्सेलरेशन सेम कर दो, तो यहाँ पे कितना बनेगा F माइनस F/3 इक्वल टू M1 इंटू A। उसके लिए क्या बन जाएगा F/3 इक्वल टू M2 इंटू A। अब इन दोनों को अपने और डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा 2/1 इक्वल टू M1/M2। तो ये हमारे पास में रेशियो आ गया। सबका आ गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी ये कुछ लोग हैं, मैं नाम बोलता हूँ, ये लोग बोलते नहीं है बेटा। देख लो आप PTM के अंदर फिर ना परेशान कर दूंगा। सर एक डाउट है सर। बोलो। सर सपोज जो अभी जो सिखाया है सर, वो जो बॉडी इक्विलिब्रियम में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा सर? अबे इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी, पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट फोर्स है ना भाई। बताओ ना, हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए कौन है? सर जो फोर्स को मतलब जो चिपके हुआ है, तो उसके लिए वो एक्सेलरेशन उनका सेम हो जाएगा, तो फिर वो बैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे ना सर? बैलेंस कैसे हो जाएंगे, एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा तो? अगर कोई सिस्टम किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ही यही होता है कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सर सर आप बस एक बार बता देंगे कि हम जो इक्वेशन बनाते हैं वो किस बेसिस पे मतलब बनाते हैं, कि मतलब माइनस और प्लस कैसे लेके बनाते हैं? नहीं, माइनस प्लस का मतलब क्या हुआ? देखो ना,
जैसे मैं इसकी बात करो, मतलब m1 की बात करो, इसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में क्या फोर्स लग रहा है? F/3। राइट हैंड साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है? F। तुम बताओ ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ की तरफ जाएगा, बताओ बेटा। सर राइट हैंड साइड की तरफ। ऑब्वियस सी बात है। और उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? है ना? तो तुमने बस उसका रिजल्टेंट लिखा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके सर, थैंक यू। तो देखो, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीजें थी ना। अब हम बात करते हैं कांटेक्ट की, कि कांटेक्ट का मतलब क्या होता है। कांटेक्ट बिटवीन सरफेसेस का मतलब क्या होता है? तो कांटेक्ट बिटवीन सरफेसेस को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट, टू सरफेसेस said to be in contact if normal force between them not equal to 0। मतलब दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स होना चाहिए। इसी का मतलब है कि वो कांटेक्ट में है, अदरवाइज वो कांटेक्ट में नहीं है। जैसे यहां पे देखो अपना एग्जांपल 1, कि क्या ये चीज कांटेक्ट में है? यस यस सर। क्योंकि इनके बीच में और नॉर्मल फोर्स है। ये बताओ, कांटेक्ट में है? यस, क्योंकि इनके बीच में नॉर्मल फोर्स है। और यहाँ भी कांटेक्ट में है, राइट? यस सर। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज तुम्हारे पास में ये एक ब्लॉक है, इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सपोज ये है ना, ये मास m है, इसको मैं स्लाइड करवा रहा हूँ इसके ऊपर। मतलब कि ये जो लाइन होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को अलोंग द सरफेस। नहीं, इसको बोलते हैं अलोंग द सरफेस। और ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? अलोंग नॉर्मल, है ना? उस सरफेस का नॉर्मल हो गया ना वो। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा अलोंग द सरफेस मूव कर रहा है, सपोज पहले यहां था और फिर यहाँ पे आ गया, यहां से चलकर, तो बताओ क्या m1 सरफेस के साथ कांटेक्ट में है? यस, कांटेक्ट में है, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है। इसका वर्टिकल के अंदर कोई एक्सेशन नहीं है, तो ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। तो हम बोले ना कि नॉर्मल जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कांटेक्ट में है। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, सपोज ये मेरे पास में एक रखा हुआ था, एक उसको मैंने इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ था। अभी कितना आएगा नॉर्मल फोर्स? What is the normal force applied by the surface? mg सर। mg। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सडनली सरफेस is pulled down with 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो जैसे तुम एक काम करो, अपने घर पे करो, अपने हाथ के ऊपर कोई चीज रख लो पाम पे, ठीक है, और हाथ को एकदम से नीचे लेके आ जाओ। तो ऐसा हो सकता है ना कि ऊपर की जो तुम्हारे हाथ पे चीज रखी हुई थी उससे तुम्हारा कांटेक्ट छूट जाए। अब बताओ क्या होगा? अब इसके अंदर अगर ये जो सरफेस है, इसका एक्सेलरेशन कितना है? 12। मास जो है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? मास का 10। उसके ऊपर mg फोर्स ही लग रहा है ना, राइट? तो आफ्टर फ्यू सेकंड क्या हो जाएगा कि ये ब्लॉक तो यहां रह जाएगा m, और ये जो सरफेस है वो यहां आ जाएगी, राइट? तो इसके अंदर क्या केस बन गया? नो नॉर्मल, क्योंकि अब वो दोनों कांटेक्ट में नहीं है, तो मतलब कि नो कांटेक्ट। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि यू वांट टू लूज द कांटेक्ट, इट मींस नॉर्मल फोर्स को तुम्हें क्या करना है?
जीरो करना है। अरे मतलब ये ठीक ऑब्जेक्ट है, का जैसे सपोर्ट कैसे करेगा सर? ये हवा में रहेगा क्या? अरे नहीं ना, फ्री फॉल हो रहा है ना, नीचे आ रहा है ना ग्रेविटी से जी। इसका कितना है ए 12, उसका कितना है 10। तो बताओ ना स्लो कौन आएगा भाई? ऑब्जेक्ट पीछे रह जाएगा, सरफेस है जल्दी आ रही है। हाँ सर, वो एक इंस्टेंट पे बस कांटेक्ट पे नहीं रहेंगे ना। अरे ओहो, तो उसी इंस्टेंट के बाद की बात कर रहा हूँ ना, जब मैंने एक्सेलरेशन 12 कर दिया है, उसके पहले तो कांटेक्ट में ही है ना, रखे हुए हैं। हाँ सर। अब देखो सर अगर दो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो और फिर वो नॉन कांटेक्ट होगा या कांटेक्ट फोर्स होगा? अरे तो स्ट्रिंग वाला उसके अंदर लगेगा ना कंस्ट्रेंट। फिर अगर कोई चीज को तुमने बांधा हुआ है तो उसका कांटेक्ट हो गया है, बट दैट कांटेक्ट इज विद स्ट्रिंग। ठीक है, ओके सर। देखो अब बताओ, ये एक मास रखा हुआ है 10 kg, तुम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। पहले तुमने फोर्स लगाया मतलब 80 न्यूटन, बताओ क्या होगा? हाँ, उठेगा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं उठेगा। तो ये बोलेंगे कि इस केस के अंदर जो नॉर्मल है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसी ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का, अब क्या होगा? इक्विलिब्रियम। तो अब तुम्हारे पास में n की वैल्यू 0 हो गई है, तो बताओ क्या होगा? जस्ट लॉस्ट द कांटेक्ट। मतलब कि अब सरफेस के एकदम पास में है, लेकिन सरफेस के फोर्स की अपनी जरूरत नहीं है ना उसको, उसका mg तो उससे बैलेंस हो गया है। अगर मैंने इसके ऊपर 120 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? सर ऊपर की तरफ 20 न्यूटन से। नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट। ठीक है ना, तो इट विल गो अप। तो क्या बोलेंगे? नो कांटेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट कब तक रहा? जब तक उसका एम्प्टी वैल्यू नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, यस तो सर। जब तक नॉर्मल फोर्स रहेगा मतलब कांटेक्ट में है। सर हाँ सर, ये पिछले एग्जांपल में अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू g से कम हो गया, हाँ, तो उस टाइम में मैं अपने कांटेक्ट में रहेगा वो। तुम बताओ ना, लिफ्ट के अंदर जब तुम नीचे जाते हो तो तुम्हारे लिफ्ट के क्या कांटेक्ट में रहते हो ना यार, क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है वो g से कम है, इसलिए तुम उसके कहते साथ साथ नीचे जा रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा g से ज्यादा हो जाएगा लिफ्ट का, तो अगर लिफ्ट नीचे चली जाएगी, तुम अपने आराम से आते रहोगे g से। तभी तो मैं बोला ना, वो हाथ वाला एग्जांपल करके देखो। अपने हाथ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखो पाम पे, पहले हाथ को स्लोली लेके आओ नीचे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारे हाथ पे कहते रखा रहेगा, बिकॉज योर एक्सेलरेशन इज लेस देन g। ठीक है, लेकिन अगर तुम उसको फटाफट ना लेके आ जाओगे तो अपने ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में छूट जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये होती है कांटेक्ट की। हाँ भाई, क्लियर है सबको? यस सर। यस यस सर। यस सर। बहुत सही, यस सर। गुड। तो ये तो केस 1। फिर 2, तो ये तो कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने तुमको पहले बोला था, वो वाला क्या था स्ट्रिंग में, कि कंस्ट्रेंट क्या है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ठीक है, उसको अप्लाई कैसे किया मैंने? उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया था वर्चुअल वर्क मेथड वाला ना। तो वैसे ही यहां भी मैं एक और बनाऊंगा वर्चुअल, मतलब उसी टाइप का एक फॉर्मूला बनाऊंगा। इसको फॉर्मुलेट कैसे करें? तो फॉर्मुलेशन करने के लिए मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। देखो, इसी के अंदर आता हूँ। ये एक सरफेस, ये मेरे पास में ब्लॉक। अगर ये यहां की तरफ जा रहा है अलोंग सरफेस, तो क्या मतलब हुआ? कांटेक्ट में है, राइट? तो ये तो कहते हैं मतलब कि ये सरफेस को मैंने बोल दिया ये तो फिक्स है और मैं ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कांटेक्ट।
यस ठीक है ओके। अगर ये जो सरफेस है ये तो कहते फिक्स ही है, लेकिन ये जो m है ना ये ऊपर जा रहा है, अब क्या होगा? नॉट इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, मूविंग अलोंग नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा? इट विल Not in contact. लूज कॉन्टैक्ट। राइट भाई, देखो ना, कहते हैं सरफेस तो वहां पे रखी रह जाएगी और तुम्हारा ऑब्जेक्ट आगे चला गया यार, Yes, sir. तो इट विल लूज कॉन्टैक्ट। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है और सरफेस भी ऊपर जा रही है। मान लो इसका एक्सेलरेशन भी a, इसका एक्सेलरेशन भी a। ओके, अब बताओ कि क्या होगा? Contact. सर कांटेक्ट रहेगा। कॉन्टैक्ट रहेगा सर। कांटेक्ट में रहेंगे, मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ सरफेस क्या है? a, एक्सेलरेशन ऑफ अपना ब्लॉक कितना है? a। तो अब मुझे बताओ कि इन तीनों से क्या रिजल्ट तुमको दिख रहा है? कुछ मतलब क्या एक निकाल सकते हो चीज? सर ऐसा कह सकते हैं कि रिलेटिव में देखा जाए तो फिर जो है वो 0 होना चाहिए दोनों के उसमें यस, डिफरेंस। देखो फंडा, तो इन सबको कंबाइन करके मैं एक बात बोल सकता हूं कि टू सरफेसेस, देखो इसकी ये वाली सरफेस है, इसकी ये सरफेस है, इसकी सरफेस, इसकी सरफेस, इसकी सरफेस, इसकी सरफेस, टू सरफेसेस will be in contact if there is no relative motion along normal। नॉर्मल के अलोंग है ना रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। देखो पहले ये है ना नॉर्मल, तो नॉर्मल के अलोंग के सरफेस का एक्सेलरेशन भी 0 और ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी 0, तो कांटेक्ट में है। यहाँ पे देखो सेकंड के अंदर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन था, क्योंकि जो सरफेस तो स्टेशनरी थी, ब्लॉक ऊपर चला गया। थर्ड वाले में देखो ब्लॉक का भी a, सरफेस का भी a, तो उनका रिलेटिव कितना हो गया? 0। तो अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो ऑब्जेक्ट कैसे रहेंगे? कांटेक्ट में रहेंगे। और सरफेस के अलोंग तो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमको स्पेसिफाई करना जरूरी है ये वर्ड अलोंग नॉर्मल, क्योंकि सरफेस जो है दैट अप्लाइज फोर्स ओनली अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, तो इफ बोथ द सरफेसेस आर मूविंग with the same velocity, same acceleration, same displacement, then they will be in contact, otherwise they will lose the contact। क्लियर है सबको भाई? यस सर। तो देखो इसने क्या बोला? रिलेटिव मोशन 0 है ना। रिलेटिव मोशन अगर 0 है उसका मतलब क्या हुआ? मैं ये कह सकता हूं ना कि along normal both have same velocity, same acceleration, same displacement। भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट का और रेफरेंस फ्रेम का वेलोसिटी सेम है तो उनका रिलेटिव मोशन कितना हो गया? रिलेटिव वाला 0। लेकिन बस अलोंग नॉर्मल, ये वर्ड तुमको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं जो हमने पुराने क्वेश्चन किए ना, कॉमन सेंस वाले, यही वाला। देखो इसमें कहाँ की तरफ था नॉर्मल? नॉर्मल यहाँ की तरफ था ना, अपने हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन दोनों का सेम था, इसलिए दोनों कांटेक्ट में थे। m2 और m3 की बात करें तो उनका भी सेम था। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मोशन है वो रिलेटिव मोशन जो है वो 0 है। दोनों का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में सेम है, दैट मींस रिलेटिव एक्सेलरेशन along the normal was 0, that is why all the objects were in contact। fine, जैसे इसका एग्जांपल करते हैं। अब तुमको दिखाता हूँ व्हाट इज वेज।
इसको बोलते हो ना वेज। ये एंगल थीटा, सपोज ये फिक्स है, इसके ऊपर एक मैंने इसको रखा हुआ है ब्लॉक को, इसका मास m। अब बताओ कि क्या होगा ब्लॉक के साथ में, अगर एक ब्लॉक को ऐसे छोड़ दूंगा तो व्हाट विल हैपन? It will नीचे slide स्लाइड down. डाउन कर जाएगा। स्लाइड करेगा, हाँ, उड़ के नहीं जाएगा। नहीं, क्यों? contact. बिकॉज नॉर्मल फोर्स, मैंने तुमको पहले भी कहा था जब Zero. करवाया था, नॉर्मल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अगर तुमको रिक्वायरमेंट है तो ही लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा लगता है। ठीक है, तो अब इसके के जो मोशन को एनालाइज करते हैं, ये देखो, ये तो तुम्हारे पास में सरफेस है, ये तो होगी सरफेस 1, वेज वाली सरफेस। ठीक है, और ये सरफेस जो कि इसके कांटेक्ट में है ब्लू वाली, ये मैंने बना दिया ब्लॉक वाला। तो ये दोनों कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि अलोंग द नॉर्मल इन दोनों का एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? Same. सेम, Equal. क्योंकि भैया कांटेक्ट में है ना। तो देखो, ये जो हमारे पास में है वेज, इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसको कहा हुआ है ना फिक्स है, ये तो बाकी ये फिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज 0। तो मतलब कि अलोंग द नॉर्मल ये जो ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसका एफबीडी बनाते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे mg फोर्स लगता है। ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, यहाँ पे कंपोनेंट क्या आता है? mg cos थीटा, और यहाँ की तरफ आ जाएगा mg sin थीटा। अब मैं कहूंगा कि अलोंग द नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ, ये जो लाइन है अलोंग नॉर्मल एक्सेलरेशन हैज टू be 0। क्यों? बिकॉज दे आर इन कॉन्टेक्ट, राइट? तो तभी मैं कहता हूं कि n की वैल्यू कितनी बन जाती है? mg cos थीटा। ठीक है, और बताओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? सर ये कुछ फिर इक्विलिब्रियम जैसा हो गया सर। हाँ, तो अरे जो अलोंग द नॉर्मल तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये यहाँ की साइड तो मोशन होगा ना अलोंग द इंक्लाइन। यहाँ की तरफ क्या आएगा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या बन जाएगा? mg sin थीटा फोर्स है बाई मास, तो क्या बन जाएगा? g sin थीटा। कहाँ की तरफ? अलोंग द सरफेस। तो अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कांटेक्ट में है। ठीक है ना? सर ये वो mg sin थीटा एंगल बाय m कैसे है, एक बार बता दो ना। हाँ, कौन सा? mg sin थीटा बाय m जो आपने लिखा है ना, वो क्यों किया वो बताओ ना एक बार। अरे तो इसका एफबीडी बनाओ ना। देखो इस लाइन के अलोंग ये हमारा है, इसके ऊपर यहाँ पे mg फोर्स लगता है, राइट? यस सर। ये एंगल हमको थीटा दिया हुआ है, ये हमारा नॉर्मल। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला क्या बन जाएगा? थीटा, है ना? यस सर। ओके, अब कंपोनेंट करो। यहाँ पे क्या है कंपोनेंट? mg cos थीटा, और यहाँ की तरफ sin थीटा। mg sin थीटा। तो ये जो mg cos थीटा है, ये तो इससे अपने बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल से, बिकॉज अलोंग द नॉर्मल एक्सेलरेशन हैज टू बी 0। हमने अभी बोला है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो अलोंग द नॉर्मल दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो वेज का कितना है? 0, क्योंकि हमने लिखा हुआ है ना फिक्स है। तो हमारा ये जो है इसका भी क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना?
तो और फिर मैंने इस लाइन के लूंगा अपनी इक्वेशन लिखी, अलोंग द वेज। अलोंग द वेज हमारे पास में कितने फोर्स हैं? बस एक ही तो है, तो हमने लिखा एफ नेट। एफ नेट कितना है? mg sin थीटा, और एफ नेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? g sin थीटा। ओके सर, है ना? क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये हमारे पास में ये होता है। कंस्ट्रेंट ये है कि टू सरफेसेस विल बी इन कांटेक्ट इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो हमको हमेशा ये याद रखना है कि अलोंग द नॉर्मल उनके कर दो। तो जैसे एक एग्जांपल तुमको बताता हूं अभी। सपोज ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है वेज, एक वेज रखा हुआ है, और ये एंगल सपोज थीटा है। ठीक है, बताओ ये जो वेज है इसका कहां की तरफ हो सकता है मोशन? इन विच डायरेक्शन द वेज कैन मूव? हाँ भाई, और ये इसके ऊपर से एक मैंने लगा दिया रॉड, इसका मास सपोज, एक बार मास नहीं लिखते हैं, ये ऐसे, और इसको मैंने ऐसे दो स्टैंड के बीच में रखा हुआ है ताकि इट कैन गो ओनली इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये जो ऊपर वाला जो ये है ना रॉड जो है, ये कहां की तरफ आएगा, नीचे या ऊपर? सर वो वेज पे डिपेंड तो होगा मैं ना। समझा नहीं आपने क्या वो हॉरिजॉन्टल वाला रॉड क्यों लगाया है? वो भाई ताकि कैसा वो एकदम है ना मोशन? वर्टिकली आ सके, वो मतलब कि कहते हैं लेफ्ट राइट ना जा सके, इट सर कैन अगर मूव ओनली इन वो डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। सर तो नीचे जा अच्छा सकता है सर। ना रॉड? हाँ हाँ, तो देखो सर सपोज, अगर वेज लेफ्ट में जाएगा तो रॉड ऊपर जाएगा, एंड राइट में जाएगा तो रॉड यस नीचे आएगा। यस अच्छा परफेक्ट। समझा सर। तो अब मैं तुमको कह रहा हूँ कि ये जो रॉड है ये नीचे आ रहा है और तुमको इसका वेलोसिटी दिया हुआ है v। अब अगर रॉड है ना नीचे आएगा तो हमारा ये जो है ना वेज जो है ये कहाँ की तरफ जाएगा? राइट साइड पे। राइट साइड। यहाँ पे जाएगा। तो हाँ सर। इसकी वेलोसिटी बोल दी v डैश। तो फाइंड v डैश, तुमको v गिवन है, ठीक है, तुमको स्पीड ऑफ जो रॉड है वो 1 गिवन है, गिवन v, और तुमसे पूछा है v डैश, कैसे निकालोगे? भाई जैसे अपने स्ट्रिंग के अंदर भी सर करते थे ना। हाँ सर इधर जो शेडेड ब्लैक पार्ट है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है? नहीं नहीं, वो तो अरे वो तो सिंबल होता है कि मैंने इसको कहते हैं रॉड को फिक्स किया हुआ है कि इट कैन मूव ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। दो वो लगा रखे हैं स्टैंड, ठीक है। ओके सर। तो जैसे देखो, जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था ना कि मैं तुमको एक ब्लॉक का वेलोसिटी देता था और दूसरे का पूछता था, तो तुम क्या करते थे? कंस्ट्रेंट लगाते थे ना अपना वर्चुअल वर्क मेथड वाला। अब यहाँ पे हमारा जो वर्चुअल वर्क है, नहीं मतलब जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है बताओ? जैसे ये रॉड नीचे आएगा ये वेज स्लाइड करेगा। क्यों? इनको ये जो लाइन है ये जिसको मैं कहते ब्लैक कर रहा हूँ, ये क्या है? दिस इज द कॉन्टेक्ट सरफेस ना। में तो ये जो सरफेस है ये हमेशा कांटेक्ट में रहेगी। तो अब बताओ कि अगर दो सरफेस कांटेक्ट में रहती हैं तो क्या होता है? सर नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट लगता है। फोर्स या नॉर्मल के अलोंग दोनों के वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए, राइट? तो अब पहले इन दोनों के एफबीडी बनाते हैं। पहले इसका बनाया मैंने, ये मेरे पास में रॉड है, ठीक है, ये रॉड, इसका वेलोसिटी कहां की तरफ दिया हुआ है हमको? नीचे की तरफ। वर्टिकली नीचे की तरफ। तो ये लो, ये दिया हुआ है वेलोसिटी v। अब बनाता हूं इसका नॉर्मल। कैसा होता है नॉर्मल? सरफेस के परपेंडिकुलर, ये है नॉर्मल। तो हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल हैज टू बी 0। तो पहले कंपोनेंट करते हैं। हमको एंगल कहां दिया हुआ है?
ये एंगल हमको दिया हुआ है ना, थीटा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे। तो बताओ ये एंगल थीटा, तो यहाँ का एंगल थीटा, तो तुरंत वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, v cos थीटा। तो ये क्या है, v cos थीटा, वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल, राइट। ये क्या हो गया, वेलोसिटी या कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल। अब मैं वेज को बनाता हूं, कैसा है वेज मेरा, ये हमारे पास में वेज, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये कहां की तरफ जा रहा है वेज, ये तो यहां पे जाएगा ना हॉरिजॉन्टल में। तो ये सपोज मैंने बोल दिया v डैश, बट इसके ऊपर फोर्स कहां की तरफ लगेगा, नॉर्मल वाला, ये है ना, नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर, ये है नॉर्मल। अब बताओ कंपोनेंट ऑफ द v अलोंग ये, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो बताओ इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, v डैश साइन थीटा, क्योंकि ये यहाँ पे बन जाएगा ना cos थीटा, यहाँ पर साइन थीटा। अब क्या करोगे, we know that surfaces are in contact, तो इसका भी कंपोनेंट यहाँ की तरफ ये है, इसका कंपोनेंट यहाँ की तरफ ये है, इनको इक्वल होना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा कि v डैश साइन थीटा इक्वल टू v cos थीटा। तो v डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी, v cot थीटा। दिस इज द कंस्ट्रेंट, ठीक है। हेलो, अबे हो क्या सब लोग, या भाग गए? यस सर। सब लोग इतना चुपचाप क्यों बैठे हो, थोड़ा रिएक्शन दो। बताओ, जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे, स्ट्रिंग वाला जो कंस्ट्रेंट था वो बहुत आसान था, सीधा वर्चुअल वर्क मेथड लगाया और हमारा आंसर एक लाइन में आ गया। यहाँ वाले में थोड़ा सा कहते हैं दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमको फंडामेंटल क्या याद रखना है, ये वाली लाइन, ये देखो, two surfaces will be in contact if there is no relative motion between them। relative motion नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, along the normal acceleration velocity displacement has to be same। तो हमारा पर्पस क्या, घुमा फिरा के अपने ने क्या किया, पहले मैंने इसका एफबीडी बनाया, इसको हमको दिया हुआ था कि इसका वेलोसिटी वर्टिकल में है, तो वर्टिकल में हमने लिख दिया ये लो भाई इसका वेलोसिटी v। लेकिन हमारे पास जो बेसिक रूल है वो क्या कहता है कि वेलोसिटी या कंपोनेंट अलोंग नॉर्मल हैज टू बी जीरो। तो हमने पहले ये बनाई, लाइन बनाई और नॉर्मल वाली, और उस लाइन के अलोंग क्या हुआ, कंपोनेंट ले लिया, तो v cos थीटा आ गया। और फिर मैंने ये बनाया वेज, ये बना दिया वेज, इसका वेलोसिटी मैंने अज्यूम कर लिया v डैश, लेकिन मुझे कंपोनेंट कौन सा चाहिए, अलोंग द नॉर्मल वाला। तो मैंने जब इसके अलोंग कंपोनेंट लिया नॉर्मल के अलोंग, तो मेरे पास ये आ गया। अब इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, मेरे पास में आंसर आ गया। क्लियर है? हाँ भाई, यस सर। यस सर। चलो अगर है क्लियर तो एक मुझे क्वेश्चन करके बताओ अब, ये आज का क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है फिर। ये एक वेज, इसका मास है कैपिटल M, ठीक है, ये एंगल थीटा, पुराने वाला क्वेश्चन ही है। इसके ऊपर एक ऐसे आ रही है रॉड, ये रॉड, इसका मास है स्मॉल m, और इसको ऐसे मैंने वही दो उनके बीच के अंदर रखा हुआ है, सो दैट इट कैन मूव ओनली इन वर्टिकल। ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। और छोड़ दिया इनको, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल फोर्स सबका, m1 का भी एक्सेलरेशन, स्मॉल m का, कैपिटल M का, एंड व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स। चलो सॉल्व करो, जो हम स्ट्रिंग वाले में करते थे सब कुछ यहाँ भी करेंगे। सर आप 1 मिनट ऊपर का पार्ट दिखा सकते हो? हाँ ये
सर थोड़ा सा नीचे। बस। यस सर, थैंक यू। हाँ चलो इसको करो। सर वो कैपिटल एम क्या है सर? उसका मास है ना, वेज का मास है भाई। वेज वेज भी तो स्लाइड करेगा ना। हाँ। तो स्लाइड कर रहे हो तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो जब उसकी इक्वेशन लिखोगे तो उसके लिए हमको मास भी चाहिए, तभी तो अपने इक्वेशन लिखोगे ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर नॉर्मल किसके टर्म्स में निकालना है? एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम, थीटा एंड जी, ये हमको गिवन है। ओके सर। सर नॉर्मल फोर्स स्मॉल एम जी कॉस थीटा आ रहा है। नो। अरे भाई स्टेशनरी थोड़ी ना है सब लोग, सिस्टम में एक्सेलरेशन है। सर लेकिन वो तो कांटेक्ट में ही रह रहा है ना। हाँ सर। हाँ तो कांटेक्ट में है तो इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब उस लाइन में जो वो है
सारा एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट वो सब इक्वल है। इक्वेशन क्या लिखा? सर n इज इक्वल टू वही मतलब रॉड वाले का एफबीडी बना के ग्रेविटेशन फोर्स के कंपोनेंट्स करे और n इज अरे इक्वल टू क्यों एक सेकंड, ग्रेविटेशन के कंपोनेंट क्यों करोगे? नॉर्मल के करोगे ना। रोड कहाँ की तरफ आ रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में ना। हाँ सर। तो वर्टिकल में तो कंपोनेंट करो कम से कम। देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। जैसे तुमको स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में क्या बताता था, सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करते थे? कहते टेंशन, जहां जहां पे रस्सी होती थी अपने टेंशन लगा देते थे, राइट। उसके बाद क्या करते थे? लाइन ऑफ मोशन। उसके बाद में एफबीडी बना देते थे और अपने इक्वेशन लिख देते थे, राइट। यहाँ भी ऐसे करते हैं। तो जैसे वहां पे कहते हैं टेंशन को रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे वी विल रिप्रेजेंट नॉर्मल। कहाँ पे लगेगा नॉर्मल? इस सरफेस पे ना। और नॉर्मल की डायरेक्शन कौन सी रहेगी? ये वाली, परपेंडिकुलर ना। ये है लाइन, ये है मेरे पास में लाइन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल भाई देखोगे, अब ये जो है रोड, इसके तो ऊपर की तरफ लग जाएगा नॉर्मल, और इस पे कहां लगेगा? वेज पे, नीचे की तरफ, एक्शन रिएक्शन, राइट। चलो अब एफबीडी बनाते हैं। पहले एफबीडी बनाते हैं। पहले बनाया रोड का, ये हमारे पास में रोड है। रोड की जो लाइन ऑफ मोशन है वो कौन सी है? वर्टिकली डाउनवर्ड सर। Yes, so I can ignore the horizontal forces, right? तो ये इसकी, ठीक है, तो ये है इसकी लाइन ऑफ मोशन। सपोज यहां की तरफ एक्सेलरेशन है इसका A1, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर दिखाता हूं फोर्सेस, कितना फोर्स लगेंगे। ये लो, ये लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया ताकि ये एंगल मुझे पता लग जाए थीटा है। अब हमने रिप्रेजेंट किया नॉर्मल। कहां पे लगता है नॉर्मल? इस सरफेस के यहाँ पे आएगा ना परपेंडिकुलर, ये लग गया नॉर्मल। इस पे नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। हाँ बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, लेकिन जब वो रॉड गिरे नीचे आएगा तो उसका एक्सेलरेशन किस मतलब स्लैंटिंगली होगा या हॉरिजॉन्टली नहीं होगा, वो नहीं समझ में नहीं आ रहा। नहीं, वर्टिकली मैंने उसको को पकड़ा हुआ है ना, कि उसको हॉरिजॉन्टल के अंदर मैं जाने नहीं दूंगा। देखो ना यहाँ पे मैंने अपने ग्रिड लगा रखे हैं 2, ये इसको हॉरिजॉन्टल में नहीं जाने देंगे। हम बोलेंगे कि यस यू कैन मूव ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना भाई। जैसे से बारिश का पानी पाइप में से आता है, तो पाइप में से अपने वर्टिकल ही आता है ना पानी, हॉरिजॉन्टल नहीं जा सकता ना वो, क्योंकि उसको पाइप ने पकड़ा हुआ है। तो इसको भी हमने पकड़ा हुआ है। अच्छा यू, ठीक है। तो देखो ये एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ है A1। अब इसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं फोर्सेस को। कितने फोर्स लग रहे हैं बताओ? एक तो mg लग रहा है, तो mg फोर्स कहाँ की तरफ लगता है? यहाँ की तरफ लगता है ना, वर्ट डाउनवर्ड। ये लग रहा है नॉर्मल। इस नॉर्मल का कंपोनेंट करना मेरे को। ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो यहाँ का एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। अब बताओ इस नॉर्मल का यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा? n cos थीटा, राइट। भाई हम तो अपने वर्टिकल फोर्स में इंटरेस्टेड है ना, हॉरिजॉन्टल से हमें क्या करना है? अब ना इक्वेशन लगाओ। क्या इक्वेशन बनेगी? पार्टिकल और नीचे आ रहा है तो mg माइनस n cos थीटा should be equal to mass into acceleration, mass into A1, इक्वेशन 1। बताओ इसमें किसी को कुछ डाउट? नहीं सर। नो सर। नो सर। भाई हमने क्या किया, हमने वर्टिकल की इक्वेशन लगाई है बस, ठीक है ना। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल को इसलिए स्किप कर दिया बिकॉज रॉड इज मूविंग ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को स्किप कर सकते हैं, वी डोंट नीड। तो ये हो गया। हाँ भाई क्लियर। अब आगे आते हैं। ये हमारे पास में वेज,
ये एंगल थीटा, इसके ऊपर कहाँ लग रहा है नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हमारे पास में नॉर्मल फोर्स लग रहा है, राइट, नॉर्मल। इसका मोशन कहाँ की तरफ हो रहा है, यहां की तरफ हो रहा है, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये, या फिर ये कह सकते हो कि ये एंगल सर 90 माइनस थीटा रहेगा। हाँ वो अपना 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, अरे हाँ, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, सर तो ठीक है। n sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा इसका, n sin थीटा, और एक्सेलरेशन सपोज मैंने बोल दिया a2, ठीक है। अब देखो इसके डायग्राम में वर्टिकल फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, बिकॉज इट इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना, तो क्यों फालतू में मुझे वर्टिकल फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। बताओ इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी। सर n sin थीटा इज बताओ। इक्वल टू कैपिटल M A2। n sin थीटा इक्वल टू कैपिटल M इनटू A2, इक्वेशन 2। देखो स्ट्रिंग के अंदर भी हम ऐसे करते थे, हम उसका एफबीडी बनाते थे और इक्वेशन लिखते थे। अब मेरे पास में इक्वेशन कितनी है, 2, एंड वेरिएबल कितने हैं, 3। अब मैं क्या लगाऊंगा, कंस्ट्रेंट। भाई जैसे स्ट्रिंग में करते थे ना, वर्चुअल वर्क मेथड लगाते थे, यहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो कहता है कि अलोंग द नॉर्मल एक्सेलरेशन हैज टू बी सेम। तो अलोंग द नॉर्मल एक्सेलरेशन को सेम करो, तो एक्सेलरेशन ये है मेरा नॉर्मल, ठीक है, ये एंगल थीटा। तो बताओ इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा, अलोंग नॉर्मल, a1 cos थीटा, ठीक है ना, अलोंग नॉर्मल। इसकी बात करते हैं, ये है अपना a2, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, a2 sin थीटा अलोंग। सर हमारे पास जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे हम नहीं कर सकते, मतलब लाइक वो जो आपने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। हाँ तो बताओ हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, n a1 a2, और हमारे पास में इक्वेशन कितनी है, 2। हाँ तो हमको तो एक और सर इक्वेशन हमें चाहिए। n फाइंड आउट करना है ना, है n किसी मतलब लाइक हम फाइंड आउट कर सकते हैं n। अरे एलिमिनेट कैसे करोगे a1 a2 को, नंबर नहीं ऑफ सर मैं इक्वेशन। वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोला अगर n को हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू जी माइनस a1 बाय cos थीटा, वो भी n हुआ ना। हाँ तो हमको उनकी वैल्यूज नहीं पता ना, a1 a2 की क्या वैल्यूज हैं। ओ सर हमें सब मतलब m मतलब हमें m हाँ बस भाई सब यूज करके बनाना है। तुमको अच्छा ठीक है। तुमको गिवन चीजें क्या हैं, m1 m2 थीटा ng, बस तुम्हारे आंसर में यही आ सकते हैं, बाकी आएंगे तो वेरिएबल हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है सर, मुझे लगा तो बस उससे ही हो जाएगा, नहीं हाँ, आसान। नहीं 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 नहीं। अब देखो, अब हम क्या बोलते हैं कि कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास में, अलोंग द नॉर्मल एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तो इसको और इसको सेम कर दो, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी a1 cos थीटा शुड बी इक्वल टू a2 sin थीटा। अब हमारे पास में ये दो इक्वेशन है, ये तो है एनएलएम इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास में कंस्ट्रेंट। नाउ नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर सेम, नाउ यू कैन सॉल्व। हाँ कर सकते हो। यस देखो चलो सॉल्व कैसे करते हैं कि यहाँ पे पुट कर देते हैं, a1 क्या है, a1 की वैल्यू क्या है बताओ इक्वेशन 1 से, mg minus n cos theta upon n। हाँ तो वो बन जाएगा mg माइनस n cos थीटा अपॉन स्मॉल m, ठीक है। cos थीटा को मैं आगे ले गया उधर उस तरफ, तो वो क्या बन जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा। a2 की वैल्यू क्या है इक्वेशन 2 से, n sin थीटा बाय कैपिटल M, तो n sin थीटा बाय कैपिटल M। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा भाई mg माइनस n cos थीटा इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M, है ना, sin थीटा
tan थीटा, ठीक है, इनटू n। तो हमारे पास में n की वैल्यू बन जाएगी mg अपॉन cos थीटा प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M sin थीटा tan थीटा। ये हमारे पास में आंसर है। अब बताओ किस किस का आया। अब तुम्हारे पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई तो तुम्हारे पास A1 A2 भी आ जाएंगे। जब इसके अंदर अपने ये कर दोगे, पुट कर दोगे, तो मैं A2 आ जाएगा और मैं A2 आ जाएगा तो हमारे पास A1 भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई। अब देखो स्ट्रिंग वाले के अंदर हमारे आंसर बहुत अच्छे अच्छे से आते थे, यहाँ पे आंसर थोड़े से कह दो कि खराब भी आ जाते हैं, मतलब कि जो नंबर्स हैं वो बड़े बड़े, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमने वेरिएबल्स में किया। अब एक सिंपल सा एग्जांपल दे दो, ठीक है। इफ स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M, तो बताओ क्या बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल mg अपॉन cos थीटा प्लस, अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे स्मॉल m बाई कैपिटल M, तो ये बन जाएगा sin थीटा। अब कहते हैं tan थीटा को मैंने लिख दिया sin थीटा बाई cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा mg cos। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाय cos थीटा। तो सिंपली क्या बन जाएगा mg cos थीटा। तो एक छोटी सी चीज मैंने दे दी कि कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m, तो हमारा जो इतना बड़ा आंसर था वो छोटा सा बन गया। तो क्वेश्चंस को ना वेरिएबल में सॉल्व करने की आदत डालो, ताकि बड़े बड़े एक्सप्रेशन आएंगे तुमको कोई डर नहीं लगेगा। ठीक है, yes। हाँ भाई, चलो इसको लिखो, आप लिखो और समझो इसको। सर कभी कभी जो हाँ बेटा, एफबीडी में सेम साइड, मतलब सेम ही साइड में, मतलब लाइक स्लैंटिंग लाइन में ही दोनों मतलब दोनों कंपोनेंट्स आ जाते हैं सर। लाइक इस केस में mg cos थीटा a1 cos थीटा एक ही लाइन में आते हैं, तो उससे मतलब वो इक्वल नहीं होगे ना, मतलब अगर ऑपोजिट होगे नहीं तब नहीं नहीं, भी अरे इक्वल होगे। अरे वो तो अलग चीजें है ना। एक्सेलरेशन को तो हमने अलग किया है भाई। किसी भी लाइन के अलोंग मैं अलग अलग चीजें दिखा सकता हूँ ना। एक बार मैंने क्या कहते हैं एक्सेलरेशन को दिखाया, एक बार मैंने फोर्स को दिखाया। ठीक है सर, तो ठीक है मतलब ना, लाइक कंपोनेंट अलग अलग है। कॉम्पोनेंट भाई तुम उसको अलग अलग अपने वो कर दो ना भाई। जैसे कि ये एक मान लो मास है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो पहले मैंने दिखाया कि इसका जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड है। फिर मैं इसको अलग से दिखा सकता हूँ कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, राइट। तो अब उस चीज को भाई हमने एक साथ ही दिखा दिया कि ये लो इसके ऊपर ये mg फोर्स भी लग रहा है, मतलब ये भी लग रहा है, और इसका वेलोसिटी कितना 2 मीटर पर सेकंड भी है। तो मैं वो यहाँ पे उसी चीज को दिखा दिया एक साथ में कि भाई ये एक्चुअल में थोड़ी ना तुमको ऐसे एरो दिखते हैं, वो तो हमने हमारी कैलकुलेशन के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है ना, नहीं तो तुम अपने अलग अलग बनाओ फिर, कि फोर्स के लिए अलग बनाओ, एक्सेलरेशन के लिए अलग बनाओ। हाँ यस। तो देखो स्टेप्स हाउ टू सॉल्व। सबसे पहले क्या दिखाओगे, शो नॉर्मल फोर्सेस। ठीक है, जहां जहां पे कांटेक्ट सरफेस है वहां पे नॉर्मल फोर्स दिखाओ। उसके बाद में क्या करोगे, अपने एफबीडी बनाओगे। फिर क्या लिखोगे, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वेशंस।
जब तुम ये इक्वेशंस लिख दोगे तो तुमको पता लगेगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हैं और इक्वेशन कम है। फिर उसके बाद में क्या लगाओगे? कंस्ट्रेंट। अब ये जो कंस्ट्रेंट है ये कोई सा भी हो सकता है भाई। जब स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन करोगे तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आएगा, वेज वाले करोगे तो वेज वाला आएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर है, सारे क्वेश्चन को इसी से ही हमको करना है। फाइन? हाँ भाई, किसी को यस सर। डाउट हो तो बताओ। अब देखो, होमवर्क देता हूं तुमको। सर ये पुली और स्ट्रिंग सेम है ना? हाँ, वही मतलब कि पुलिस स्ट्रिंग वो अपने इसी के अंदर आ जाता है। जो मैं एससीवी है इसका काइनेमेटिक्स कंप्लीट बाय सैटरडे, क्योंकि संडे को तुम्हारा टेस्ट है। ठीक है ना? जो मतलब एनएलएम के हैं अप टू स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट सब कुछ बाय सैटरडे। और जो जून बैच वाले जो बच्चे हैं ना, वो जो मैंने तुमको ग्रुप पे लिंक डाला है उस लिंक के थ्रू अपने होमवर्क वाले ग्रुप में ऐड हो जाना। और सर एनएलएम मतलब? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, वो जो बुकलेट से? हाँ, नहीं, ये तो मतलब एससीवी के पार्ट हैं ये तो दोनों। अच्छा, ठीक है, बुकलेट भी करना है। मैं कह रहा हूँ कि एससीवी तो कंपलसरी है। मेरे को वो दिखाओगे सैटरडे से पहले, सर मैंने कर लिया है। ठीक है सर, मतलब बुकलेट पूरा करना है उसके बाद एचसीवी की मतलब? हाँ, आई वुड से कि पहले एससीवी किया करो, सर उसके बाद बुकलेट। कुछ क्वेश्चन है ना सर? हाँ सर, आपने बोला था सर बहुत सारे क्वेश्चन एससीवी के एग्जांपल्स में ही है सर। हाँ सर। हाँ, अरे तो एससीवी के अंदर एससीवी में और भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, सॉल्व एग्जांपल होते हैं, तो उनको भी करो, है ना? यस सर। और बुकलेट तो करना ही है सर। ये पार्ट टेस्ट के लिए उतना चलो काफी फिर है सर? जाओ। सर क्या मतलब? सर ये पार्ट टेस्ट के लिए सर ये एचसीवी का काफी है ना सर उतना करना? क्यों नहीं? काफी नहीं है ये तो है ना मिनिमम कहते रिक्वायरमेंट है कि ये तो करना ही है। देखो, काफी है कभी नहीं होगा। तुम बोलोगे सर इतना कर लिया काफी है, नहीं। काफी उस दिन होगा जिस दिन तुम्हारे 100% मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है? तो जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने कम है, आई वुड से। अगर तुमने एससीवी हो गई है तो फिर बुकलेट करो, बुकलेट भी हो गई है तो डीपीपी करो, डीपीपी भी हो गया है तो अपनी रोडो करो। ठीक है? ओके सर, ठीक है। चलो सर। बाय। हाँ बोलो सर, मेरे को फ्री फॉल के एक क्वेश्चन में डाउट था। बोलो। सर, उसमें था कि एक व्हीकल कोई एक्सेलरेशन ए से जा रहा है और हमने एक बॉल को फ्री फॉल करवाया, तो पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना रहेगा बॉल पे? बॉल पे एक्सेलरेशन कितना रहेगा मतलब? सर मतलब जैसे हमने फ्री फॉल कराया तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगेगा। जी होगा बस। सर तो फिर उस रिलेटिव में जो कार की स्पीड या व्हीकल की स्पीड रहेगी वो नहीं गिनेंगे हम? अरे तो वही तो बात है ना, किसके फ्रेम में देख रहे हो? जब भी तुमसे पूछा जाएगा तो वो पूछेंगे ना किसके फ्रेम में। सर क्योंकि उसमें सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा था इसके। हाँ तो एक्सेलरेशन तो ठीक है, किसके फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में या कार के फ्रेम में? अगर ग्राउंड फ्रेम में पूछोगे तो ओनली जी, राइट? तो यहाँ की तरफ हो जाएगा ना जी। और अगर कार के फ्रेम में पूछा है तो कार के एक्सेलरेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा ए, तो इनका रिजल्टेंट फिर क्या बन जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा इन फ्रेम। सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी। अच्छा ठीक है क्या? तो ये देखो, अगर तुम ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो उसके ऊपर बस ये है जी एन ग्राउंड फ्रेम,
लेकिन अगर तुम उसके फ्रेम में देखोगे, कार के फ्रेम में, तो कार के एक्सेलरेशन को कहते हैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये लो तो हॉरिजॉन्टल में था ना, तो अब यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, तो ये बन जाएगा इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ कार। ठीक है। और क्या होता है कि जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि किसके फ्रेम में निकालना है, तो इसका मतलब होता है ग्राउंड फ्रेम में निकालना है। ओके सर। ठीक है। ओके चलो चलो इसको अच्छे से पढ़ना है वेज कंस्ट्रेंट को यार, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए इसको स्लो करेंगे। और ठीक है। यस सर। ओके चलो बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर।